स्वागत है। आज हम कुछ स्रोतों के जरिए एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल वो सफर जो असल में जीवन की शुरुआत है, शुक्राणु का अंडे तक पहुंचना। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इसमें कितना समय लगता है, रास्ते में क्या मुश्किलें आती हैं और गर्भधारण के लिहाज से क्या चीजें अहम हैं। बिल्कुल, ये वाकई एक हैरान करने वाली रेस है, कह हाँ। सकते हैं। जानकारी ये बताती है कि सचमुच लाखों शुक्राणु ये दौड़ शुरू करते हैं। लाखों। हाँ, लेकिन मंजिल के पास पहुंचते पहुंचते बहुत कम रह जाते हैं और आखिर में जीतता सिर्फ एक है। सिर्फ एक। जी। और इन स्रोतों में ना स्खलन से लेकर निषेचन तक की पूरी टाइमलाइन दी हुई है, क्या क्या चुनौतियां हैं, सब कुछ। तो चलिए इसी टाइमलाइन को थोड़ा समझते हैं। असल में कितना वक्त लगता है इस सफर में? देखिए, स्रोतों के हिसाब से आमतौर पर तो ये 30 मिनट से लेकर 6 घंटे तक का समय ले सकता है। आधा घंटा से 6 घंटे, ये तो काफी बड़ा रेंज है। हाँ है, लेकिन कुछ शुक्राणु तो कमाल के तेज होते हैं। मतलब वो सिर्फ 15 से 45 मिनट में भी फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। 15 मिनट में? वाह। जी हाँ। जहां अंडाणु हो सकता है। और जैसा मैंने कहा, शुरुआत एक बड़ी फौज से होती है। कितनी बड़ी? आपने कहा था लाखों। हाँ। अंदाजा है करीब 200 से 300 मिलियन शुक्राणु। 200 से 300 मिलियन। हाँ। ये तो मतलब जबरदस्त संख्या है। बिल्कुल। लेकिन आपने ये भी कहा कि सिर्फ एक कामयाब होता है। हाँ। तो इतनी बड़ी संख्या का शुरू में क्या होता है? कहाँ जाते हैं ये सब? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। शुरू में ही स्रोत बताते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा, शायद 70 से 90% शुक्राणु। 70 से 90%? हाँ, इतने सारे तो शुरुआती कुछ इंच में ही, मतलब योनि या गर्भाशय ग्रीवा में ही नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, क्यों? कई कारण हैं। कुछ का आकार ठीक नहीं होता, कुछ की रफ्तार कम होती है, या फिर महिला शरीर का जो अपना डिफेंस सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली, वो उन्हें भारी तत्व समझकर खत्म कर देती है। ओहो। यहीं पर सर्वाइकल म्यूकस का रोल आता है। ओव्यूलेशन के टाइम पे ये म्यूकस पतला और ज्यादा तरल हो जाता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो ये शुक्राणुओं को आगे बढ़ने में मदद करता है। और कमाल की बात यह है कि यही म्यूकस उन्हें पोषण देकर 3 से 5 दिन तक जिंदा भी रख सकता है। 5 दिन तक? जी हाँ, एक तरह से ये उनका सेफ हाउस बन जाता है। मतलब ये सिर्फ रफ्तार की दौड़ नहीं है, ये तो एक तरह की बाधा दौड़ है जिसमें टिके रहना ही अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। टिके रहना पहली जीत है। तो जो बच जाते हैं, जो आगे बढ़ते हैं? हाँ, तो जो बचकर आगे फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं, और अब उनकी संख्या घटकर सिर्फ कुछ 100 रह जाती है। कुछ 100? 300 मिलियन से सिर्फ कुछ 100? जी हाँ, शायद 200 से 500 के करीब। उन्हें एक और जरूरी पड़ाव पार करना होता है। इसे कहते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन? जी। ये क्या होता है? ये ट्यूब में होने वाली एक तरह की एक्टिवेशन प्रक्रिया है। इसमें शुक्राणु के सिर पर कुछ बदलाव आते हैं, कुछ परतें हटती हैं। अच्छा। ये जरूरी है ताकि वो अंडे की दीवार को भेदने के लिए तैयार हो सके। और इसमें भी आप देखिए करीब 6 से 10 घंटे लग सकते हैं। अरे वाह! मतलब ट्यूब तक पहुंचने के बाद भी 6-10 घंटे की तैयारी? जी, रफ्तार, बचाव और फिर तैयारी। कमाल है। तो ये जो कुछ 100 तैयार हो जाते हैं, उनमें से आखिरी विनर कैसे चुना जाता है? यहाँ पर 2 और दिलचस्प चीजें होती हैं। एक है हाइपर एक्टिवेशन। हाइपर एक्टिवेशन मतलब शुक्राणु की पूंछ बहुत ज्यादा तेजी और जोर से फड़फड़ाने लगती है, जैसे आखिरी स्प्रिंट हो। जोर लगाने के लिए। हाँ, अंडे की तरफ बढ़ने और उसकी परतों को पार करने के लिए। और फिर जब वो अंडे के बिल्कुल पास पहुंच जाता है, तब होता है एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन। हाँ। शुक्राणु के सिर पर ना एक छोटी सी थैली होती है, एक्रोसोम। हाँ। उसमें कुछ खास एंजाइम होते हैं। एंजाइम? हाँ, पचाने वाले। बिल्कुल। वो थैली फटती है, एंजाइम निकलते हैं और अंडे की जो बाहरी मोटी परत होती है, ज़ोना पेल्यूसिडा, हाँ। उसे गलाने में मदद करते हैं, ताकि रास्ता बन सके। हाँ, ताकि बस एक शुक्राणु अंदर जा सके। ये तो वाकई एक अद्भुत मैकेनिज्म है। हाँ, तो ये सब होने के बाद निषेचन कब होता है? देखिए, अंडा निकलने के बाद यानी ओव्यूलेशन के बाद वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। आमतौर पर 12 से 24 घंटे। बस। एक दिन। हाँ, बस। तो निषेचन के लिए यही टाइम फ्रेम है। लेकिन जैसा हमने कहा,
शुक्राणु तो 3 से 5 दिन तक इंतजार कर सकते हैं। हाँ, सही बात है। इसी से बनती है फर्टाइल विंडो, मतलब वो दिन जब संबंध बनाने से गर्भधारण की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे सही समय कौन सा हुआ? जानकारी के मुताबिक ओव्यूलेशन से 1-2 दिन पहले और ओव्यूलेशन वाला दिन, ये सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। ये फर्टाइल विंडो की जानकारी तो वाकई बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या निषेचन होने का कोई तुरंत पता लगने वाला संकेत होता है शरीर में? सच पूछे तो निषेचन अपने आप में कोई बाहरी लक्षण पैदा नहीं करता। हाँ, उसके कुछ दिन बाद। कितने दिन बाद? करीब 6 से 10 दिन बाद, जब वो निषेचित अंडा गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। हाँ, इम्प्लांटेशन। तब कुछ महिलाओं को हल्की स्पॉटिंग या पेट में हल्की ऐंठन महसूस हो सकती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं इसे। पर ये सबको हो जरूरी नहीं। अच्छा, तो मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी? जी, इस पूरी प्रक्रिया की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है? क्या कुछ चीजें हैं जो इसे प्रभावित करती हैं? हाँ, कई चीजें हैं। सबसे जरूरी तो है शुक्राणु की सेहत। सेहत मतलब उनकी संख्या कितनी है, वो कितने गतिशील हैं, यानी कितनी अच्छी तरह तैर सकते हैं, और उनका आकार सही है या नहीं। ठीक है। इसके अलावा जैसा हमने बात की, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी भी बहुत अहम है। और क्या कुछ लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजें भी असर डालती हैं? स्रोतों में कुछ सुझाव हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं, जैसे संतुलित खाना खाएं, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब जरूरी हैं। ये किन चीजों में मिलते हैं? हरी सब्जियां, फल, मेवे, अंडे, इनमें होते हैं। और शराब, सिगरेट से दूर रहना बहुत जरूरी है। इनका बुरा असर पड़ता है? हाँ, ये शुक्राणु की क्वालिटी और संख्या दोनों को कम करते हैं। फिर स्ट्रेस कम रखना, थोड़ी रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये भी फायदेमंद है। स्ट्रेस का भी असर होता है? जी हाँ, माना जाता है। और एक और बात, अंडकोश का तापमान थोड़ा कम रहना चाहिए शुक्राणु बनने के लिए। तो बहुत ज्यादा टाइट अंडरवेयर पहनने से बचने की सलाह भी दी जाती है। अच्छा, ये भी एक फैक्टर है। जी। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो ये एक कमाल का सफर है। लाखों शुरू करते हैं, बड़ी बड़ी बाधाएं पार करते हैं, टाइमिंग का बिल्कुल सटीक खेल होता है। बिल्कुल। और अंत में सिर्फ एक जीतता है। बिल्कुल। इस पूरी टाइमलाइन को, इन चुनौतियों को और कौन सी बातें इसे प्रभावित करती हैं, ये सब समझना वाकई उन लोगों के लिए बहुत मददगार हो सकता है जो परिवार शुरू करने की सोच रहे हैं। हाँ, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी लाता है। हमने पूरी बायोलॉजिकल यात्रा की बात की, जी, शारीरिक फैक्टर्स देखे, हाँ, लेकिन सुझावों में स्ट्रेस कम करने की बात भी आई। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा स्ट्रेस लेवल, वो इस पूरी नाजुक प्रक्रिया को कितना प्रभावित करता होगा। खासकर तब जब बाकी सारी शारीरिक चीजें बिल्कुल ठीक लग रही हों। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद हमें और ध्यान देने की जरूरत है।